नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। ईडी के एक्शन को लेकर देश भर में खूब हल्ला हंगामा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता आग बबूला हैं। ईडी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो बंगाल में भी ईडी के एक्शन पर सियासत गरमाई हुई है और इस सबके बीच आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ईडी के हाथ मजबूत हो गए हैं। इस पूरी हलचल से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे आज के 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सोनिया पर ईडी के एक्शन पर खिंची तलवारों और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच के इर्द गिर्द ही होंगे। पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस एजेंसी को लेकर फैसला सुनाने जा रही थी जो इन दिनों सुर्खियों में है। क्या सरकार और क्या विपक्ष सब दिल थामे कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मसला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा था। हमारा पहला सवाल इसी को लेकर है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाएं दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है, जबकि याचिका में इसे चुनौती दी गई थी। दिल्ली से कोलकाता तक ईडी इन दिनों एक्शन में है। एक तरफ सोनिया गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में भी ईडी के सवाल जवाब चल रहे हैं। इन दोनों हाई प्रोफाइल मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यह फैसला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के अधिकारों को लेकर आया है। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसकी लक्ष्मण रेखा, उसकी शक्तियां, उसके अधिकार क्षेत्र, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में सारी चीजें साफ कर दी हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है वो काम बिल्कुल सही है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, लक्ष्मण रेखा में है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस की जांच के सिलसिले में सोनिया गांधी से पूछताछ हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता से सवाल जवाब, ईडी इन दिनों सुर्खियों में है। विरोधी ईडी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। इस हल्ले हंगामे के बीच कोर्ट का ये फैसला आया है। यहाँ आपको बता दें कि पीएमएलए में सरकार ने कुछ संशोधन किए थे, जिसके विरोध में 242 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर ही ये फैसला आया। अब आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं की चुनौती के मुख्य आधार क्या थे और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। याचिका में ईडी के गिरफ्तार करने के अधिकार को चुनौती दी गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ईडी चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है। याचिका में कहा गया, ईडी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, एफआईआर के बराबर ईसीआईआर होती है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। याचिका में कहा गया कि ईडी के कुछ प्रावधानों में वित्त विधेयक के तौर पर संशोधन उचित नहीं। कोर्ट ने कहा, संशोधन मामले की सुनवाई 7 जजों की बड़ी पीठ करेगी। कि सरकार ने ईडी के कुछ प्रावधानों में जो संशोधन किया है, वो संशोधन वित्त विधेयक के तौर पर किया गया है, जो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसकी सुनवाई 7 जजों की विस्तृत पीठ करेगी, बड़ी पीठ करेगी। चूंकि 5 जजों की पीठ पहले ही इस मामले में फैसला दे चुकी है, ऐसे ही मामले में वित्त विधेयक और विधेयक को पास करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। कानून के जानकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी पीएमएलए को प्रोटेक्ट करती है और उसका काम है देश में पैसे को रेगुलेट करना। कोर्ट के फैसले से उसके हाथ मजबूत होंगे। ईडी
जो पीएमएलए को प्रोटेक्ट करती है उसका मेन काम है देश में मनी के को रेगुलेट करना। जो लोगों के पास पैसा आ रहा है वो प्रॉपर चैनल से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो उन्होंने संपत्ति खरीदी है वो अपने जानकार स्रोतों के पैसे से खरीदी है या नहीं खरीदी है। अगर नहीं खरीदी है, गलत जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका स्रोत नहीं बता पा रहे हैं तो प्रॉपर्टी इलीगल प्रोसीड मानी जाएगी और उसको ईडी को अटैच करने का प्रॉपर रहेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति ने पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति जमा की है तो उसे एक ही मामले में 2 सजा हो भी सकती है। एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और दूसरे पीएमएलए के तहत। पब्लिक सर्वेंट है और उसने अपने पद का दुरुपयोग करके और अकूत संपत्ति जमा की है या अपने पद का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाया है तो उसको उसके अगेंस्ट केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के में भी चलेगा। और उस पद के दुरुपयोग से जो संपत्ति इकट्ठा हुई है तो अगर उसके आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है तो उसका पीएमएलए में भी केस चलेगा। कोर्ट ने अपने आज के ऐतिहासिक फैसले में ईडी की लक्ष्मण रेखा और अधिकार क्षेत्र दोनों तय कर दिए हैं। फैसला ईडी के हाथ मजबूत करने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के एक्शन को लेकर देश में जो रिएक्शन हो रहा है वो शांत हो पाएगा। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है, क्योंकि ईडी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पूछताछ कर रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस और विपक्ष के लिए झटका है पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला? पीएमएलए को लेकर याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस नेता भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता इस मामले पर जल्द फैसले की मांग भी कर रहे थे, लेकिन लगता है फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, जबकि बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से आज एक बार फिर पूछताछ हुई और इसके विरोध में सड़कों पर एक बार फिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आए। कांग्रेस कह रही है कि उसका विरोध ईडी के दुरुपयोग को लेकर है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की भावना से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ भी इसी का हिस्सा है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन करने और गिरफ्तार करने के अधिकार को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ऐतिहासिक फैसले में बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं और याचिकाकर्ताओं की दलीलें, उनकी बहस और उनके तर्क सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए खारिज कर दिए हैं। यानी विपक्ष का जो विवाद, जो तर्क, जो झगड़ा संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक था, उन्हें बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार और समन जारी करने को लेकर याचिका के पक्ष में फैसला सुना सकता है। लिहाजा उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की अपील भी कर डाली। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो जल्दी सुनाया, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर आए इस फैसले ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार बेसब्री से इसलिए भी था क्योंकि याचिका में ईडी के अधिकारों को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, उसी के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस मौजूदा सरकार पर लगाती रही है। लेकिन अब फैसला आने के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट सही या गलत फैसला तो कर सकती है, कानून नहीं बना सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी बनाएगा, कानून तो देश ने बनाया है, हमारी सरकार के वक्त में कानून बनाया। प्रश्न ईडी के दुरुपयोग का है, संस्था के दुरुपयोग का है। जिस कानून के तहत ये संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष है। ये फैसला कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदों के विपरीत है, ये बात उनकी प्रतिक्रिया से जाहिर होती है, लेकिन बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और
ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए झटका तो है। अगर कोर्ट ने ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए होते या कड़ी टिप्पणी कर दी होती तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष को मौका मिल जाता सरकार को घेरने का। संसद सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई देती। दिल्ली से लेकर बंगाल तक हंगामा होता तो अलग, पर विपक्ष की उम्मीदें धराशायी हो गईं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोनिया गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। हालांकि पहले 2 दिन के मुकाबले आज की पूछताछ की अवधि कम थी, लेकिन करीब 4 घंटे आज पूछताछ हुई। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड केस की पूछताछ में आज क्या हुआ? एक तरफ ईडी सोनिया से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी सड़कों पर नजर आई। पूरे दिन की हलचल पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, उन सभी ने हंगामा न सिर्फ दिल्ली में किया बल्कि देश के बाकी कई जगहों पर भी उन्होंने हंगामा किया। लेकिन ईडी ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि मामले को किसी भी तरीके से राजनीतिक आईने से देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस मामले की जांच कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की थी और जब कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था, इस तरह की मंशा जताई हुई थी कि इसमें कहीं न कहीं धांधली हुई है। उसके बाद न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी बल्कि उसके अलावा पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं से भी इस मामले में पूछताछ की गई। जीएनटी के लिए मनीष पांडे। 3 दिन की पूछताछ में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हर पहलू पर सवाल जवाब किए। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया को कोई नया समन जारी नहीं किया है। नया समन जारी नहीं होने का मतलब है सोनिया को फिलहाल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड केस में आगे क्या हो सकता है? राहुल से पूछताछ हो चुकी है, सोनिया से पूछताछ हो चुकी है, सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हो चुके हैं। ऐसे में सबके जहन में सवाल है, ईडी का अगला कदम क्या होगा? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। जवाहरलाल नेहरू जब ब्रिटेन से दौरा करके आए पहली बार, तो उन्होंने ये कहा कि वह भी अपने देश में एक मीडिया के लिए गलियारा बनाना चाहते हैं। इसके लिए बहादुर शाह जफर मार्ग इंगित किया गया और मीडिया घरानों को वहां पर औने पौने दाम में जमीन दी गई। उसी में नेशनल हेराल्ड को भी जमीन मिली। उस जमीन को देते समय 2-3 शर्तें थी। एक तो प्रिंटिंग प्लेस भी वही होगा, दूसरा उसको आप सबलेट नहीं कर सकते हैं, किराए पे नहीं चला सकते हैं। तो नेशनल हेराल्ड का प्रिंटिंग प्रेस वो नहीं रहा क्योंकि अखबार बंद हो गया। फिर उन्होंने सबलेट कर दिया उसको। उस इलाके में रेट कितना महंगा सबलेट करने का आप ये सोच सकते हैं। और ट्रस्ट की किसी जमीन से कमाई करने के बाद आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दूसरे कि जो ट्रस्टी थे नेशनल हेराल्ड के दौर में, वही यंग इंडिया के जमाने में भी ट्रस्टी हैं, यानी उन्हीं ट्रस्टी ने खरीदा और उन्हीं ट्रस्टी ने बेच दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सोनिया गांधी ने अपराध कारित किया। रही दंड की बात, तो दंड या तो एजेंसियां तय करेंगी या अदालत तय करेगी, पर सोनिया गांधी इस केस में बच पाएंगी यह संभव नहीं दिखता। जब से ईडी ने राहुल और सोनिया से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है, कांग्रेस हमलावर है। जब राहुल की पेशी हुई, कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जब सोनिया से पूछताछ हुई, तब भी कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दोनों ही मौकों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी तकरार हुई है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह में कैसे तल्ख हुआ बीजेपी कांग्रेस का संग्राम? वैसे तो पूछताछ के हर मौके पर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंची हैं, लेकिन आज तलखी कुछ ज्यादा ही थी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे तीखे शब्दों से कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने आज प्रहार की। ईडी का आतंक है देश के अंदर। ये आतंक मचा रखा है। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहां चले जाते हैं लोग।
तो एक इश्यू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। वो महारानी जो है, महारानी और युवराजा को जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? इतना बवाल करने का कोशिश करता है, इतना अननेसेसरली एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर करने का कोशिश करता है। शांति से अगर आप इंक्वायरी फेस करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के साथ सोनिया से पूछताछ की थी। बताया जाता है कि मामले के हर पहलू से जुड़े सवाल ईडी ने दागे। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड केस की जांच में क्यों आया मोतीलाल वोरा का नाम? आपको बता दें कि दरअसल जब सोनिया गांधी से मामले से जुड़ी वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मोतीलाल वोरा का नाम लिया। सोनिया का कहना था कि तमाम वित्तीय लेनदेन मोतीलाल वोरा ही देखते थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के जवाब लगभग राहुल गांधी के जवाब से मिलते हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने जिन सवालों के जवाब ईडी को दिए थे, लगभग वैसे ही जवाब सोनिया गांधी ने भी पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को दिए हैं। अमूमन जब सोनिया गांधी से सवाल जवाब किया गया कि एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में पैसों की लेनदेन के बारे में उनको कोई जानकारी है, क्या उन्होंने कोई आदेश किसी भी कांग्रेस के नेता को दिया हुआ था, तो सोनिया गांधी ने साफ जवाब दिया कि एजेएल, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर उस वक्त मोतीलाल वोरा हुआ करते थे और पैसों के लेनदेन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास थी और वही इस बारे में डिसीजन भी लेते थे। राहुल गांधी ने भी इसके पहले जब जून के महीने में उनसे 5 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी, तब राहुल गांधी ने भी यही जवाब ईडी को दिया हुआ था कि पैसों के लेनदेन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल वोरा के पास में थी। खास बात यह है कि मोतीलाल वोरा की जो मौत है वो 2020 में हो गई थी और इसलिए मोतीलाल वोरा से कोई भी इन बयानों का मिलान नहीं किया जा सकता, ना तो सवाल जवाब किया जा सकता है। वैसे इन दिनों हलचल केवल सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर नहीं है। पश्चिम बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला भी सुर्खियों में बना हुआ है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में आज क्या हुआ? आपको बताएं कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के लिहाज से आज का दिन भी खासा गहमा गहमी भरा रहा। कोलकाता और उसके आसपास के कई ठिकानों पर ईडी ने आज रेड की, तो वहीं टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य भी आज ईडी के सामने पेश हुए। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने शनिवार को ही पार्थ और अर्पिता को अरेस्ट किया था। आज प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। इस छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ की टीम मौजूद रही। ईडी की टीम ने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर छापा मारा। सूत्रों की माने तो इन जगहों से ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज फिर ईडी की टीम हरकत में दिखी। कोलकाता और उसके आसपास लगभग 5 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापा मारा और ये सभी जगह ज्यादातर अर्पिता मुखर्जी से संबंधित है। अर्पिता मुखर्जी के 2 और फ्लैट का पता चला है, जहां पर ईडी की टीम को ताला तोड़कर अंदर घुसना पड़ा है। घोटाले की परतें खोलने के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय की टीमें कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों पर पहुंची। इनमें उत्तर 24 परगना जिले के बेलघोरिया में अर्पिता मुखर्जी का घर भी शामिल था। आपको बता दें कि मंगलवार को अर्पिता मुखर्जी से ईडी ने कई घंटे की पूछताछ की थी। आपको बता दें कि कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी से ईडी के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते छापेमारी के दौरान करीब 22 करोड़ रुपए नकद, 20 से ज्यादा मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद किए थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में एक तरफ पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी ओर कोलकाता में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी पूछताछ हो रही है। माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ उसी केस में हो रही है जिस केस में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। हाल ही में कोर्ट के आदेश पर माणिक भट्टाचार्य को प्राइमरी टीचर्स काउंसिल के अध्यक्ष पद से हटाया गया था।
तृणमूल कांग्रेस के एमएलए और पश्चिम बंग शिक्षा परिषद बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य से भी आज ईडी ने मैराथन पूछताछ की और ईडी सूत्रों का कहना है कि मानिक भट्टाचार्य से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। खास तौर पर एक सीडी का जिक्र सामने आ रहा है और इस सीडी से ईडी को उम्मीद है कि घोटाले से संबंधित काफी सूत्रों का खुलासा हो सकता है। ईडी के एक्शन से बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। टीएमसी ईडी के एक्शन पर डिफेंसिव मोड में है तो वहीं बीजेपी शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता को घेरने में जुटी है। जाहिर है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बंगाल की राजनीति में तपिश बढ़ती जा रही है। कोलकाता से ऋतिक मंडल और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दे नए सवालों के साथ। फिलहाल इजाजत।